देश में बर्फबारी, बादलों का डेरा और सरसरी हवा का सिलसिला लगातार जारी है। बात जम्मू कश्मीर की हो, हिमाचल की हो या उत्तराखंड की, लगातार हो रही बर्फबारी ने जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सर्द हवाओं से जमे पहाड़, कश्मीर से हिमाचल तक कोल्ड अटैक, बारिश बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं। क्षेत्र में भारी बर्फबारी जारी है। सड़कों पर 4 से 5 इंच तक की बर्फ जम चुकी है। इलाके में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला का हाल भी कुछ ऐसा ही है। लगातार हो रही बर्फबारी से जिंदगी पस्त है। खराब मौसम के चलते सड़कें बंद हैं। आलम यह है कि मरीजों को एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जिले के बोनियार गांव में लोगों को एक गर्भवती महिला को खाट पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपने इनको चारपाई पे क्यों उतारा है? आप चलिए, आप चलते रहिए। कोई गाड़ी का मामला नहीं, कोई अभी तक रोड आपके साफ नहीं हुए? नहीं, कोई नहीं आया। बारामूला में बंद रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन फिसलन भी काफी है। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी सड़क और हवाई मार्ग से पूरी तरह कट चुकी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी ने कोई राहत नहीं बख्शी है। बर्फ की सफेद चादर हर चीज पर जम चुकी है। पेड़ पौधों से लेकर घरों की छतों तक बर्फ ने डेरा जमा लिया है। बर्फबारी से ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। पारा लगातार गिरता जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए। बुधवार सुबह सोनमर्ग में एक एवलांच जोजिला सुरंग के पश्चिमी दिशा से टकराया। एवलांच की तीव्रता कम थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिन लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच से सतर्क रहने को कहा है। शोपिया में भी ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। फिलहाल इलाके का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है। भीषण बर्फबारी से लद्दाख में भी ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। द्रास का नजारा कुछ ऐसा है। जहां देखो बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी के साथ हो रही बारिश से यहां तापमान -4 डिग्री तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग ने इलाके में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। 6 तारीख में जब आप जाएंगे तो जो गतिविधियां वो थोड़ी कम हो जाएंगी मौसम की, और फिर भी ये कि हल्की या बहुत हल्की बारिश बर्फबारी जो है वो आपको 6 तारीख में भी कुछ जगहों में देखने को मिलेगी प्रदेश में। मौसम वैज्ञानिक आर के जनामनी के मुताबिक 10 तारीख के बाद तापमान में गिरावट की संभावना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट इसका है पंजाब के ऊपर है, और उसके साथ साथ जैसे जम्मू कश्मीर का जो पहाड़ी है वहाँ हैवी बर्फबारी भी होगा। पर्टिकुलरली आज के लिए ज़्यादा क्रूशियल है जो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर ये, और प्लेन्स में भी चल रहा है बारिश। ठीक है, तो इसकी वजह से जब दिन भर ऐसे क्लाउडिंग रहेगा ना तो तापमान जो है कम है, पूरा 15 से 16 डिग्री ये मान के चले कि दिन बहुत कोल्डर है। फिलहाल देश में ठंड से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। राजधानी दिल्ली में भी कल हुई बारिश के बाद मौसम सर्द है। पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर बारिश के साथ भारी बर्फबारी भी हो सकती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के सूरत से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक टैंकर से केमिकल लीक होने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 25 लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये टैंकर ऐसे खतरनाक केमिकल से भरा हुआ था जो काफी खतरनाक है, और जैसे ही ये केमिकल लीक हुआ बड़ा हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। वो मजदूर और जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं वो सभी मजदूर हैं जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुजरात के सूरत से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां पर केमिकल लीक होने की वजह से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। केमिकल से टैंकर भरा हुआ था और उसी टैंकर से ये केमिकल लीक हुआ। बताया जा रहा है कि खतरनाक केमिकल उस टैंकर में भरा हुआ था, और इस लीकेज के बाद वहां मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई है और आसपास मौजूद 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बड़ी जानकारी, केमिकल भरे टैंकर से लीकेज की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है और 25 से ज्यादा लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। गुजरात के सूरत में यह घटना हुई है। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि उस टैंकर में कौन सा केमिकल भरा हुआ था, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जानकारी है
खतरनाक केमिकल था जिसके लीक होते ही वहां पर मौजूद 5 लोगों की जान चली गई और 25 से ज्यादा लोगों की हालत बेहद गंभीर है। हम अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन तमाम लोगों को पहुंचाया गया है जिनकी हालत गंभीर है और उनको पूरा इलाज देने की कोशिश की जा रही है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट ये कि 5 लोगों की मौत हो गई केमिकल लीक की वजह से। गुजरात के सूरत की यह बड़ी घटना और हवा में केमिकल फैलने से पहले लोग बेहोश होकर गिरे और इस दौरान 5 लोगों की जान चली गई और 25 लोग जो आसपास मौजूद थे, जो बेहोश हो चुके थे, उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज करने की कोशिश की जा रही है, उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त का यह बड़ा अपडेट गुजरात के सूरत से जहां पर केमिकल लीक की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है और 25 से ज्यादा लोग जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। टैंकर में यह केमिकल भरा हुआ था और अचानक टैंकर से यह केमिकल लीक हुआ जिसके बाद लोग जो वहां आसपास मौजूद थे वो बेहोश होकर गिरना शुरू हो गए और 5 लोगों की जान चली गई जब तक उनको अस्पताल लाया गया। 25 से ज्यादा लोग अभी भी उनकी हालत गंभीर है, उनका इलाज किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से ये लीकेज हुआ और वो 25 लोग कौन थे, इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा एबीपी न्यूज। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप अस्पताल की देख रहे हैं, किस तरीके से अफरा तफरी वहां पर है वो भी आप देख पा रहे होंगे। 5 लोगों की मौत इस केमिकल लीकेज की वजह से हुई है। 25 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और जिन लोगों की मौत हुई इस हादसे में वो मजदूर थे। किस तरह का ये केमिकल था उसके बारे में भी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन शुरुआत में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि वो केमिकल बेहद खतरनाक था। लीकेज होते ही फौरन ही वहां जो आसपास मजदूर थे उन पर रिएक्ट हुआ और वो उन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग गंभीर बताए। जैसे 5 कामदारों की मौत हुई है और 20 कामदार गंभीर रूप से इजाग्रस्त है। आप तस्वीरें आप देख सकते हो, सूरत नवी सिविल अस्पताल का नज़ारा है जहां पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई है। यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हो, बड़ी तादाद में गैस रिसाव हुआ था। ऐसे में जो सचिन जीआईडीसी इलाका है, इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां पर जो कामकाज कर रहे लोग हैं वो गंभीर रूप से उन्हें तकलीफ हुई थी। यहां पर सांस लेने में तकलीफ हुई है। 5 लोगों की मौत यहां पर हुई है। ऐसे में नई सिविल अस्पताल में जो लोग हैं, जो डॉक्टर है, वो यहाँ पर आ पहुँचे हैं और इमरजेंसी सेवाएं उन्होंने शुरू कर दी है। आप तस्वीरें देख सकते हो कि ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से जो गंभीर रूप से घायल जो लोग हैं उन्हें फिलहाल यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई है। एक के बाद एक यहाँ पर देख सकते हो जो लोग हैं उन्हें इमरजेंसी सेवा में ले जाया जा रहा है। जिस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही है, देख सकते हो आप, जो इलाका है सचिन जीआईडीसी इलाका, सचिन जीआईडीसी इलाके में गैस जो केमिकल रिसाव है उसकी वजह से ये घटना घटी है। 5 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग गंभीर रूप से घायल है। जो सभी लोग हैं उन्हें नई सिविल अस्पताल में ले जाया गया है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है। सर, किस प्रकार से कैजुअलिटी हुई है और क्या घटना घटी रही? एक टैंकर, गैस टैंकर लीक होने की वजह से ये सारे पेशेंट आ रहे हैं, उनको रेस्पिरेटरी ब्रेथलेसनेस के साथ आ रहे हैं और वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी सघन सारवार, ऑक्सीजन और जो पेशेंट को जरूरी है उसको वेंटिलेटर लग रहा है, उसके लिए स्पेशल वार्ड ऊपर 5D में बनाया हुआ है। अभी तक 25 से आसरे लगभग 25 पेशेंट आए हुए हैं, उसमें से 4 से 5 पेशेंट सीरियस लग रहे हैं और बाकी सारे पेशेंट को ऑक्सीजन की सघन सारवार दे रहे हैं। क्या तकलीफ हो रही है जो कामदार है उन्हें? कामदारों को सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है और सांस लेने की दिक्कत से वजह से वो अनकॉन्शियस हो रहे हैं, हाइपोक्सिक हो रहे हैं, उनकी सघन सारवार ऑक्सीजन और वेंटिलेशन से हो रही है। हमारे साथ नर्सिंग एसोसिएशन के प्रमुख है मिस्टर कड़ीवाला जी। क्या मैसेज मिला था आपको और क्या? 5 बजे एसीपी जेके पंड्या साहब का फ़ोन आया कि ऐसे कोई मिल में गैस लीकेज हुआ है, तो करीबन 25 लोग आ रहे हैं। तुरंत ही डॉक्टर KN भट्ट साहब को फ़ोन किया और पूरे प्रशासन को फ़ोन करके पूरी इमरजेंसी तैनात है, NSH या सर्जरी मेडिसिन और पूरे नर्सिस और सफाई कामदार सभी लोग यहाँ पे हैं। करीबन 5 डेड बॉडी भी आई है और 4 मरीज सीरियस है। ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत है। पूरा इमरजेंसी ट्रोमा में ऑक्सीजन का पूरा बंदोबस्त भी है, वेंटिलेटर भी है। 3 मरीज तो वेंटिलेटर पे है और पूरी मेडिकल टीम तैनात है और उसके लिए सभी इंतजाम भी कर दिया है। पूरे 5D वार्ड को भी तैनात कर दिया है। बिल्कुल नई सिविल अस्पताल में यहाँ पर सामाजिक सेवा संस्था के, आप बताइए किस तरह की तस्वीरें देखने को, कितनी विचलित करने वाली तस्वीरें?
बहुत विचलित करने वाली तस्वीर है। मुझे जब 5:30 बजे पता चला एक कोई मिल में दुर्घटना हुई है, तो यहाँ आने के बाद पता चला कि करीबन 25 से 27 कामदारों को यहाँ लाया गया है। 5 से 6 लोगों की मृत्यु हुई है। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हमारी तो फर्ज है कि उनको ट्रीटमेंट कैसे मिले, अच्छी मिले, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हम तुरंत यहाँ सिविल अस्पताल दौड़ के आ गए हैं। बिल्कुल, आप तस्वीरें देख सकते हो। ये मरीज है, उन्हें अभी इमरजेंसी में ले जाया जा रहा है। गंभीर यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है। सभी लोगों को यहाँ नवी सिविल अस्पताल में लेकर आ गया है। जो सचिन जीआईडीसी इलाका है, वहाँ पर जहरी केमिकल रिसाव होने की वजह से ये सारी घटनाएं घटी है, जिनमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग जो गंभीर रूप से घायल है, उन्हें नई सिविल अस्पताल में फिलहाल इमरजेंसी सेवा में लाया गया है। उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हो, एक के बाद एक। यहाँ पर जो मरीज है, उन्हें यहाँ पर गंभीर रूप से जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सूरत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक टैंकर से केमिकल लीक होने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 25 लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये टैंकर ऐसे केमिकल से भरा हुआ था जो खतरनाक था। केमिकल का नाम जेरी बताया जा रहा है और जैसे ही ये केमिकल लीक हुआ, हवा में मिला, एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जो लोग घायल हुए हैं वो मजदूर बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। अस्पताल से हम आप तक खास रिपोर्ट भी पहुंचा रहे थे। इस वक्त मरीजों की स्थिति क्या है? 5 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि हुई है, साथ ही 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आ रही है सूरत से, जहां पर एक टैंकर से केमिकल गैस लीक होने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 25 लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं, जिनका वहां पर इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह टैंकर ऐसे केमिकल से भरा हुआ था जो काफी खतरनाक था, और जैसे ही ये केमिकल लीक हुआ, बड़ा हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं वो मजदूर बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी गुजरात में के सूरत में सचिन जीआईडीसी इलाका है, इंडस्ट्रियल स्टेट है। वहां पर एक फैक्ट्री में ये केमिकल से भरा टैंकर पहुंचा था और उस टैंकर को जब वहां पर पहुंचा, उसमें से केमिकल निकालते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। केमिकल का रिसाव हो गया, जिसकी वजह से ये केमिकल आसपास के हवा के संपर्क में आया और वहां मौजूद लोग बेहोश होकर गिरना शुरू हो गए, जिसमें से 5 लोगों की मौत अस्पताल पहुंचते पहुंचते हो गई और 25 के करीब लोग हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं इस जहरीले केमिकल की वजह से, जिनका इलाज किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गुजरात के सूरत में सचिन जीआईडीसी इलाके में केमिकल लीक की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है और साथ ही साथ 25 के करीब लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूरत के उस सिविल अस्पताल की, जहां पर उन तमाम गंभीर रूप से बीमार लोगों को ले जाया गया जो उस केमिकल के संपर्क में आए और जिसके बाद उनकी तबीयत बुरी तरह से बिगड़ गई। 5 लोग उनकी मौत हो गई, लेकिन उसके अलावा 25 लोग जो अनकॉन्शियस हो गए पूरी तरीके से, उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। ये सभी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर बताए जा रहे हैं। किस वजह से यह हादसा हुआ, जेरी नाम का केमिकल भरा हुआ था टैंकर में, कैसे हादसा हुआ, अभी फिलहाल इन तमाम चीजों की जांच की जा रही है। गैस टैंकर लीक होने की वजह से ये सारे पेशेंट आ रहे हैं, उनको रेस्पिरेटरी ब्रेथलेसनेस के साथ आ रहे हैं और वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी सघन सारवार, ऑक्सीजन और जो पेशेंट को जरूरी है उसको वेंटिलेटर लग रहा है, उसके लिए स्पेशल वार्ड ऊपर 5D में बनाया हुआ है। अभी तक 25 से आसरे लगभग 25 पेशेंट आए हुए हैं, उसमें से 4 से 5 पेशेंट सीरियस लग रहे हैं और बाकी सारे पेशेंट को ऑक्सीजन की सघन सारवार दे रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग के वॉन्डर स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच जारी है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 240 रनों का लक्ष्य रखा है। दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 118 रन बना लिए हैं। उसे जीत के लिए अब भी 122 रनों की जरूरत है। वहीं टीम इंडिया इतिहास रचने से सिर्फ 8 विकेट दूर है। रोमांचक मोड़ पर पहुंचा जोहान्सबर्ग टेस्ट। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 122 रनों की जरूरत। टीम इंडिया इतिहास रचने से सिर्फ 8 विकेट दूर। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 118 रन बना लिए थे। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए अभी भी 122 रनों की जरूरत है।
कप्तान डीन एल्गर 46 रन और रसी वान डर डुसेन 11 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत की ओर से शार्दुल और अश्विन को एक एक विकेट मिला है। पहली पारी में 7 विकेट चटकाने वाले शार्दुल पर भारतीय टीम की काफी उम्मीदें होंगी। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर मुसीबत में है। कोरोना का नया वेरिएंट बेहद तेजी से दिल्ली को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है, दिल्ली का हेल्थ सिस्टम इस खतरे से निपटने के लिए कितना तैयार है। इस सवाल का जवाब टटोलती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में नए मरीज 10,665, मौतें 8, संक्रमण दर 11.88%, कुल एक्टिव केस 23,307। ये डराने वाले आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना का जानलेवा वायरस किस कदर देश की राजधानी दिल्ली को बेहद तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। आधे से ज़्यादा केसेस हमने देखा जीन सीक्वेंसिंग से कि ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे हैं, और हमने देखा कि ज़्यादातर पेशेंट जो हैं स्टेबल हैं। कुछ ही पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता है, कुछ ही पेशेंट्स ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर पिछले 7 महीने के उच्चतम स्तर पर है। यही नहीं, कल दिल्ली में कोरोना से 8 लोगों की जान गई, जो 26 जून के बाद सबसे ज्यादा है। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरस के विस्फोट के बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें नाइट और वीकेंड कर्फ्यू तक शामिल है। लेकिन जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ना तय है। इसी वजह से केजरीवाल सरकार ने अब अपने 9 सरकारी अस्पतालों में करीब 1,000 कोरोना बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व बेड्स की संख्या 1,181 से बढ़ाकर 1,500 की जाएगी। इसी तरह लोकनायक हॉस्पिटल 650 से बढ़ाकर 750 बेड्स, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल 600 से बढ़ाकर 750 बेड्स, बुराड़ी हॉस्पिटल 300 से बढ़ाकर 400, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 150 से बढ़ाकर 300, अंबेडकर नगर हॉस्पिटल 135 बेड से बढ़ाकर 200, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल 100 से बढ़ाकर 150 बेड्स, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल 100 से बढ़ाकर 150 बेड्स, बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल 100 बेड्स से बढ़ाकर 150 बेड्स करने का फैसला लिया गया है। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने उन सभी प्राइवेट और नर्सिंग होम को भी 40% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश जारी किए हैं, जिन अस्पतालों में 50 या उससे ज्यादा बिस्तर मौजूद हैं। तो सरकारी अस्पतालों में 2%, 3%, 5% की ऑक्यूपेंसी है। काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पर सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि बिना लक्षण वाले और मामूली रूप से बीमार मरीजों को घर पर ही इलाज मुहैया करा दिया जाए, ताकि वो अस्पताल न आए। इसलिए केंद्र की गाइडलाइन को मानते हुए दिल्ली सरकार ने होम क्वारंटीन के नियम को और आसान बना दिया है। यानी दिल्ली में अब कोरोना के मरीजों को 14 की जगह सिर्फ 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा, और इन 7 दिनों में अगर लगातार 3 दिन तक मरीज को कोई भी लक्षण नहीं आते, तो वो होम आइसोलेशन में बिना कोविड टेस्ट के भी डिस्चार्ज हो सकता है। देखिए, कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन को लेकर के अब नई गाइडलाइंस जारी की है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं क्या है ये नई गाइडलाइन। सबसे पहले आपको बताएं, अब 14 दिन के बजाय 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन होगा। अगर आइसोलेशन में 3 दिन बुखार नहीं आया तो 7 दिन में आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है। हल्के या बिना लक्षण वाले मरीज डॉक्टर की सलाह पर घर पर रह सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बुजुर्ग मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन की अनुमति भी मिली है। साथ ही आइसोलेशन में लगातार मॉनिटरिंग और 24 घंटे अटेंडेंट की जरूरत भी पड़ेगी, जो बेहद अनिवार्य भी होगा। मरीज के अटेंडेंट के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेज अनिवार्य रहेगी। होम आइसोलेशन वाले मरीज जिले स्तर पर कंट्रोल रूम के संपर्क में लगातार रहेंगे। जरूरत पड़ने पर कंट्रोल रूम उन्हें हॉस्पिटल में बेड मुहैया करवा सकेगा। इसके साथ ही होम आइसोलेशन के लिए घर पर अलग जगह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये तमाम नई गाइडलाइंस है जो कोरोना को लेकर के दी गई है। होम क्वारंटीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस को दिल्ली सरकार ने भी अपनाया है।
और अब बात कोरोना संकट में हो रही चुनावी रैलियों की, जिसमें नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में एक तरफ कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही में जरा सी भी कमी नहीं आ रही। लखनऊ की तस्वीरें देखिए। कहने को भले ही ये सरकारी कार्यक्रम रहा हो, लेकिन माहौल किसी चुनावी रैली जैसा ही था। यहाँ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और उनके साथ थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मौका था लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का। मंच पर भले ही सबने मास्क पहना हुआ था, लेकिन सामने बैठी जनता पूरी तरह से लापरवाह थी। भीड़ में बहुत कम लोग थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। ये हाल तब है जब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को लेकर रोज नए नियम बन रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ रहा है, लेकिन दिन में धड़ल्ले से रैलियां हो रही हैं। हैरानी की बात यह है कि रैलियों में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये प्रतापगढ़ के बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता हैं। सांसद महोदय ने भदोही में जनसभा की। कोरोना के नियमों को नजरअंदाज किया गया और इतना ही नहीं, कोरोना पर बेतुका बयान भी दे दिया। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को डबल डोज इंजेक्शन लग चुके हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा इस बार का जो ओमिक्रॉन है वो बहुत फैल नहीं रहा है। उसको बचाव करते हुए हम चुनाव में आए हैं। शायद यही वजह है कि इस वक्त चुनावी रैलियों से ही नहीं, राजनेताओं से भी बचकर रहना जरूरी हो गया है, क्योंकि कब कहां से कोरोना का संक्रमण फैल जाए कुछ पता नहीं। महाराष्ट्र में 10 से ज्यादा मंत्रियों और 70 के करीब विधायकों को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है। केसी पाडवी, आदिवासी कल्याण मंत्री, वर्षा गायकवाड़, शिक्षा मंत्री बाला साहेब थोराट, राजस्व मंत्री यशोमती ठाकुर, महिला बाल कल्याण मंत्री प्राजक्त तनपुरे, नगर विकास राज्य मंत्री, ऐसे तमाम नाम हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत का भी पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया है। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। शुरुआती लक्षण आने के बाद मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया था, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। हाल में मेरे संपर्क में आए सभी लोग अपना जांच कराएं एवं अपना ख्याल रखें। हालात कैसे खराब हो रहे हैं, बिहार में इसका अंदाजा आपको इससे लग जाएगा कि पटना में कैबिनेट बैठक होने से ठीक पहले 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और मद्य निषेध मंत्री सुशील कुमार को कोरोना हो गया है। नेता ही नहीं, अभिनेता भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सोनू निगम को कोरोना हो गया है। वो इन दिनों परिवार के साथ दुबई में है। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वहीं अमिताभ बच्चन के घर में काम करने वाले एक माली की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि अमिताभ के दोनों बंगलों में काम करने वाले इस माली को किसी तरह के लक्षण नहीं है, लेकिन जांच में कोरोना की पुष्टि हो गई है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच चिंता की बात यह है कि देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत की बात भी सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है। अगर आप अभी तक ये सुनकर थोड़ा निश्चिंत थे कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से किसी की जान नहीं जा रही, तो अब सावधान हो जाइए। ओमिक्रॉन संक्रमण से देश में पहली मौत की खबर आई है। जयपुर में ओमिक्रॉन संक्रमण से एक व्यक्ति की जान गई है। इस शख्स की उम्र 72 साल थी। केंद्र सरकार के मुताबिक उस व्यक्ति को पहले से सीवियर डायबिटीज और कुछ दूसरी बीमारियां थी। इस शख्स का इलाज प्रोटोकॉल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कोरोना रिपोर्ट आने से पहले ही मौत हो गई। राजस्थान के केस की बात कर रहे हैं, वह टेक्निकली हम ये बता सकते हैं कि वह ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ इसलिए है क्योंकि जब तक ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था तब तक उससे पहले दैट पर्सन हैज ऑलरेडी डाइड। वह एक एल्डरली पर्सन थे जिनको सीवियर डायबिटीज भी थी और कोमॉर्बिड कंडीशंस थी। तो जब वह ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे तो उनका जो ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग उनकी एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा था। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
अब तक कुल 24 राज्यों में 2135 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 828 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में कुल 653 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 259 ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में 474 ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले हैं, जिसमें से 57 ठीक हुए हैं। केरल में 185 केस है, जिसमें से 58 ठीक हुए हैं। राजस्थान में 174 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 88 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं गुजरात में 154 मामले सामने आए हैं और 96 ठीक हो गए हैं। जरूरी है एक स्थाई पर हम कंटेनमेंट पर काम करें, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, और दूसरे स्थाई पर हम अपने होम आइसोलेशन को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि अगर माइल्ड केसेस भी हैं वो बाद में सीरियस में कन्वर्ट ना हो, वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। और तीसरा कंपोनेंट है कि अगर किसी पर्सन को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो, हम उसको हॉस्पिटलाइज करें, चाहे हमें मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने पड़े या अदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बढ़ाना पड़े। कोरोना एक बार फिर बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। देश में 24 घंटे में 58,097 नए केस आए हैं, जबकि 534 लोगों की मौत हो गई है। देश में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 2,14,000 हो गई है। पॉजिटिविटी रेट 2.6% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 6 राज्यों में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु। चुनावी राज्य यूपी में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 2038 नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ नोएडा में 511 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। भारत में अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 3 करोड़ 43 लाख के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन 4,82,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। बात मुंबई की कर लेते हैं। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को पूरे देश ने सलाम किया, लेकिन अब ओमिक्रॉन की लहर में वही डॉक्टर बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र से आई ये चौंकाने वाली खबर देखिए। मुंबई का है तो अभी थोड़ा सा उभर रहा है। अब तुरंत ये होता है तो बहुत ही खराब घर घर में अवस्था हो जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना बम फिर फूट चुका है। पिछले 24 घंटे में 26,538 कोरोना के मामले सामने आए। 8 लोगों की मौत हुई। अकेले मुंबई में 15,166 केस मिले। यही नहीं, मुंबई में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के भी 100 नए केस सामने आए, जिसके बाद राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 797 हो गई है। और इस बीच आई है चिंता बढ़ाने वाली खबर यह है कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में 218 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सिर्फ 4 से 5 दिनों में ही महाराष्ट्र के इतने सरकारी डॉक्टरों पर कोरोना का कहर टूटा है। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि संक्रमित 218 रेजिडेंट डॉक्टरों में 199 डॉक्टर अकेले मुंबई शहर के हैं। ये डॉक्टर मुंबई के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे थे और इसी दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में आम लोगों के कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ अब डॉक्टर भी जो हैं बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ये मुंबई का साइन अस्पताल है। साइन अस्पताल के 50 जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेजे अस्पताल का आंकड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा है। जेजे अस्पताल में कुल 61 जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये मुंबई का साइन अस्पताल है, जहां कुल 50 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी जिन डॉक्टरों पर इस वक्त महाराष्ट्र और मुंबई वासियों को कोरोना से बचाने का जिम्मा है और जो उस वक्त सबसे आगे रहकर कोरोना से देश के लिए जंग लड़ रहे हैं, उन पर खुद अब कोरोना का प्रहार हो रहा है। सिर्फ निवासी डॉक्टर ही पॉजिटिव आ रहे हैं ऐसी बात नहीं है। पूरे हमारी फैकल्टी से भी हमारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। फिर हमारे जो इंटर्न हमारे साथ काम करते हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं अभी फिलहाल तो। इसलिए जो हमारे डॉक्टर्स है पूरे सिम्टोमेटिक है और मोस्ट ऑफ देम आर इन होम आइसोलेशन एंड हाफ ऑफ देम लाइक आर इन
are in hospitalized. मुंबई में अब तक जो 199 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनमें मुंबई के सबसे बड़े जेजे सरकारी अस्पताल के 61 डॉक्टर हैं। सायन अस्पताल यानी लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल अस्पताल के 50 डॉक्टर, मुंबई सेंट्रल के नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर, परेल के KEM अस्पताल के 40 डॉक्टर और जुहू स्थित कूपर अस्पताल के 8 डॉक्टर शामिल हैं, जबकि बाकी 18 डॉक्टर ठाणे, नागपुर, धुले और लातूर जिलों के सरकारी अस्पतालों के हैं। महाराष्ट्र देश के उन 25 राज्यों में सबसे ऊपर बना हुआ है जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है। मुंबई में केस हर दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना के साथ ओमिक्रॉन विस्फोट भी हो रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना की परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। खासकर मुंबई में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के नायर अस्पताल के बाहर और आज खबर ये मिली है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सवाल सरकार से ये है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो किस तरीके से सरकार जो है वो संक्रमित मरीजों का इलाज मुहैया करा पाएगी। इस बीच टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR से जुड़ी टीम के नए अनुमान ने मुंबई की चिंता और बढ़ा दी है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई के 6 से 13 जनवरी के बीच कोरोना के मामले चरम पर पहुंच सकते हैं और ऐसे में मामलों की कमी आने में 1 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार मुंबई समेत पूरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी का दावा कर रही है। मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कोरोना टास्क फोर्स के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी मौजूद थे। बैठक के बाद राजेश टोपे ने कई बड़ी बातें कही। तो संख्या बढ़ रही है तो संख्या के माध्यम से निश्चित तौर पर उसकी चिंता जरूर है। आज की संख्या 25,000 है, तो 25,000 अगर संख्या बढ़ रही है तो थोड़ा निश्चित तौर पर कम्युनिटी स्प्रेड निश्चित तौर पर हुआ होगा। 25,000 भी अगर है तो भी करीबन 90% एसिम्प्टोमेटिक है। लेकिन मुंबई जैसे महानगर में अगर ऐसी नौबत आती है तो तीसरी लहर का सामना अगर मुंबई वासियों को करना पड़ा तो तब सबसे ज्यादा अस्पतालों में ही लोग नजर आएंगे और ऐसे गंभीर हालात में अगर डॉक्टर ही संक्रमण का शिकार हो जाएंगे तो तब की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि दूसरी लहर में मुंबई ने क्या झेला वो सबको पता है। देखिए, महाराष्ट्र से अलग दिल्ली के हालात भी नहीं हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर मुसीबत में है। कोरोना का नया वेरिएंट बेहद तेजी से दिल्ली को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है, दिल्ली का हेल्थ सिस्टम इस खतरे से निपटने के लिए कितना तैयार है। इस सवाल का जवाब टटोलती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में नए मरीज 10,665, मौतें 8, संक्रमण दर 11.88%, कुल एक्टिव केस 23,307। ये डराने वाले आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना का जानलेवा वायरस किस कदर देश की राजधानी दिल्ली को बेहद तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। आधे से ज़्यादा केसेस हमने देखा जीन सीक्वेंसिंग से कि ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे हैं, और हमने देखा कि ज़्यादातर पेशेंट जो हैं स्टेबल हैं। कुछ ही पेशेंट्स को ICU की आवश्यकता है, कुछ ही पेशेंट्स ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर पिछले 7 महीने के उच्चतम स्तर पर है। यही नहीं, कल दिल्ली में कोरोना से 8 लोगों की जान गई, जो 26 जून के बाद सबसे ज्यादा है। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरस के विस्फोट के बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें नाइट और वीकेंड कर्फ्यू तक शामिल है। लेकिन जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ना तय है। इसी वजह से केजरीवाल सरकार ने अब अपने 9 सरकारी अस्पतालों में करीब 1,000 कोरोना बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व बेड्स की संख्या 1,181 से बढ़ाकर 1,500 की जाएगी। इसी तरह लोकनायक हॉस्पिटल 650 से बढ़ाकर 750 बेड्स, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल 600 से बढ़ाकर 750 बेड्स, बुराड़ी हॉस्पिटल 300 से बढ़ाकर 400
राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 150 से बढ़ाकर 300, अंबेडकर नगर हॉस्पिटल 135 बेड से बढ़ाकर 200, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल 100 से बढ़ाकर 150 बेड्स, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल 100 से बढ़ाकर 150 बेड्स, बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल 100 बेड्स से बढ़ाकर 150 बेड्स करने का फैसला लिया गया है। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने उन सभी प्राइवेट और नर्सिंग होम को भी 40% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश जारी किए हैं, जिन अस्पतालों में 50 या उससे ज्यादा बिस्तर मौजूद हैं। तो सरकारी अस्पतालों में 2%, 3%, 5% की ऑक्यूपेंसी है। काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि बिना लक्षण वाले और मामूली रूप से बीमार मरीजों को घर पर ही इलाज मुहैया करा दिया जाए ताकि वो अस्पताल न आए। इसलिए केंद्र की गाइडलाइन को मानते हुए दिल्ली सरकार ने होम क्वारंटीन के नियम को और आसान बना दिया है। यानी दिल्ली में अब कोरोना के मरीजों को 14 की जगह सिर्फ 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा और इन 7 दिनों में अगर लगातार 3 दिन तक मरीज को कोई भी लक्षण नहीं आते तो वो होम आइसोलेशन में बिना कोविड टेस्ट के भी डिस्चार्ज हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।